हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे थे हम, है ना। तो राजस्थान की पॉलिटी में हमने आयोग वगैरह स्टार्ट किए थे। एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये इतनी हार्ड चीज़ नहीं है जितनी हम हार्ड मानते हैं इसको। कैसे नहीं है, देखते चलो। है ना, ये कोई मेरे को ये नहीं बोलना कि भाई ये ऊपर राजस्थान हिस्ट्री लिख रहेगा, आप पॉलिटी पढ़ाते हो ना। तो ये लो, करेंगे भाई, इसको भी एडजस्ट करेंगे। मैंने एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया था। छोड़ो चलो। राजस्थान पॉलिटी की हमने बात करी थी, क्या होती है पॉलिटी, एक बेसिक आइडिया आपने लिया था। बस समझो, एक तरीके से नेतागिरी है। इसको ही हमने तौर तरीके से पढ़ना है कि भाई, एक तो होता है कि भाई कोई पंचायत करना, अपन ये चीज नहीं देखते क्या कि छोटी मोटी जगह पे भी लोग बैठे 20 बात की बात करते हैं। कोई तो है बिल्कुल भी बस चुपचाप सुन रहा है, कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई है ना ऐसे अपने लफोसड़े लगा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई अपनी बातें ज्यादा मनवाना चाहता है, कोई किसी को मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहा है। तो एक प्रकार से बोलते हैं ना कि एक सिस्टम सा ही रन कर रहा है वहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए। वैसे ही अलग अलग अगर एथिकली बोलते हैं ना कि एथिकली राइट होनी चाहिए वो चीजें, उस मैनर में अगर कोई सरकार अपना काम कर रही है कि भाई ये फलाना रोल राज्यपाल जी का है, ये फलाना रोल एमएलए जी का है, एमएलए जी फिर ये सारा रोल इसको आगे ट्रांसफर करेंगे, तो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में और एथिकल काम होते हैं ऐसे। अपन जो करते हैं वो उसमें हो सकता है गलत तरीके या गलत सोच वहां पे निहित हो सकती है, लेकिन राजतंत्र में या ये सॉरी लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो हम क्या देख रहे थे, आयोग। आयोग के अंदर हमने ये देखा कि भाई आयोग 3 प्रकार के हो सकते हैं। संवैधानिक आयोग, ऐसे आयोग जिनके बारे में संविधान में उल्लेख किया जाए। हो सकता है संविधान जब बना तब से ही उल्लेख मिले, और हो सकता है जब संविधान बन चुका है उसके बावजूद उसमें कुछ नहीं था, फिर बाद में ऐड करना पड़े। तो वो चीज़ भी तो हो सकती है। तो कोई गलत बात नहीं है। वैसे ही दूसरे प्रकार के आयोग होते हैं, उसको बोलते हैं संविधिक आयोग, यानी कि जो लॉ से बने हैं, इनका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। आप पूरी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखोगे, उसके अंदर आपको वो नाम कहीं नहीं मिलेगा। कि जैसे मान लो आपके पास में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको कहीं भी ढूंढ लो, संविधान के अंदर इसको एज सच उल्लेख नहीं किया गया इसका। तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑर्डर से बन जाते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो परिषद होता है, मतलब सॉरी सीएम की जो एडवाइजरी परिषद है, एडवाइजरी काउंसिल जो है, वो मतलब सीएम जो है अपने खुद के एक संज्ञान से भी बनवा सकते हैं कि भी मुझे ना थोड़े से 5-7 लोगों की जरूरत है। तो एक छोटा आयोग बन गया, हो सकता है टेम्पररी हो या हो सकता है परमानेंट आयोग भी हो, लेकिन उसके लिए कोई लॉ लाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको संविधान में उल्लेख करने की जरूरत है। कुछ बहुत ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स बात बोल दी क्या मैंने कि भाई कोई एलियन वाली भाषा बोल दी, नहीं बोला ना ऐसा कुछ। तो वैसे ही पॉलिटी पूरी की पूरी ऐसी है, बस और कुछ है नहीं इसमें। फिर हमने देखा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या है, एक एक लाइन पढ़ते हैं चलो। ये एक संवैधानिक आयोग है, ये चीज आपको पता ही है। इसका उल्लेख संविधान में होना पड़ेगा, तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 243 में है। और 243 के भी जो सब टाइप्स है, आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड ए, इनके अंदर इसका उल्लेख दिया है। कोई अनोखी बात नहीं कर रहा मैं। फिर ये एक सदस्यीय आयोग है, हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयुक्त होता है या फिर कमिश्नर होता है। ठीक है। वो ही है, उसी के ऊपर सारी जवाबदेहिता आएगी इसकी। फिर हमने ये देखा कि इसका ऑर्डर कब आया था, कि राजस्थान के अंदर ये मतलब राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा, इसका ऑर्डर आया था 17 जून 1994 को। फिर बना कब दिया और काम कब से स्टार्ट करना चालू कर दिया, तो वो चीज कब हुई थी, 1 जुलाई 1994 को। यही बात है कि जैसे हमने कल एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि अपने पापा बोलते हैं कि भाई हम एसी लेके आएंगे, और एसी का ऑर्डर दे दिया एक प्रकार से। तो वो तारीख वो अलग है, और एसी लगा के चालू कर ली वो तारीख अलग है, उस हिसाब से ये है। फिर हमने ये देखा कि न केवल संविधान के अंदर उल्लेख है एसईसी का, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का, बल्कि ये राजस्थान का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट 1994, उसके अंदर भी सेक्शन 120 के अंदर क्या है, इसका उल्लेख है। ये चीज देखी, कुछ हार्ड बोला क्या मैंने, नहीं बोला ना। ऐसी ही है पॉलिटी। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की हमने संरचना देखी, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं बीच में आ रहा हूँ आपके, तो एक बार के लिए देख लो। साथ साथ में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेते चलना कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक रिटायर्ड आईएएस होता है, उसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। उसके नीचे उसका सेक्रेटरी होता है जिसको बोलते हैं सचिव, ये होता है एक आईएएस। इसको एक नाम और दिया जाता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है। फिर इसके नीचे होता है डिप्यूटी सेक्रेटरी, है ना, वो एक आरएएस होता है, उप सचिव है। फिर उसके बाद में जो डीसी होता है किसी भी जिले का, जिला कलेक्टर,
उसको दो काम दिए जाते हैं भाई। एक तो वो निर्वाचन करता है, देखो मेरे को सामने आने दो, जो कलेक्टर है उसी सेम कलेक्टर को दो काम दिए जाते हैं। ऊपरी स्तर पे तो उसको दिया जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम, फिर वही दूसरा काम भी करता है जिला पंजीयन अधिकारी। लेकिन फिर वह बाद में ना अपना काम सौंप देता है बीएलओ वगैरह को, मतलब एकदम बूथ लेवल तक जाता है ना, तो वो सारे काम वो। अच्छा एक चीज बताओ आपको, जो बीएलओ जो होता है वो अपने गांव में अपने एरिया के अंदर जिसके भी नामांकन कर रहा है, पंजीयन वंजीयन कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? वो काम कर रहा है इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए। यानी कि उसका काम कार्यभार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बीएलओ को सौंप दिया है। बात समझ में आई? काम इसी प्रकार से होते हैं, पीडी सॉरी, पीडी दर पीडी नहीं सॉरी, सीडी दर सीडी काम जो होते हैं वो उतरते जाते हैं। वजह से सीएम जो है उनकी जवाबदेही है पूरा राजस्थान संभालने की। लेकिन क्या सीएम सारा राजस्थान अपने आप ही संभालते हैं? नहीं ना, सारा काम बांट के करते हैं ना। वैसे ही तो जिला कलेक्टर का काम कौन करके दे रहा है? बीएलओ करके दे रहा है। फिर उसके बाद में नीचे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, फिर वोटिंग ऑफिसर होता है। ये प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं ना, अपने स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, इनको बनाया जाता है। वोटिंग ऑफिसर एक्चुअली में वही होता है कि भाई किसी एक एरिया के अंदर कोई स्कूल का कोई हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, उसको उस एरिया का क्या बनाया दिया जाता है? मतदान अधिकारी। वो मतदान कराता है बकायदा। फिर बाद में जो पंचायत के जो सरपंच बनते हैं उनको शपथ भी दिलवाता है। ऐसी चीजें होती है, पर इतना डिटेल के अंदर अभी नहीं जाना है हमें। हम एसईसी का कंपोजिशन देख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। वही अलग रामायण का ही क्या, हम क्या देख रहे हैं? एक आयोग देख रहे हैं, उस आयोग के अंदर कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब बस वो समझाया जा रहा है आपको। कि भी आप जैसे मान लो किसी एप्पल के मॉल में जाते हो, मतलब जैसे क्रोमा सेंटर्स हो गए या इमेजिन स्टोर हो गए है ना, वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, फिर बाद में आपको कोई मोबाइल दिखाने वाला भी खड़ा है, फिर आप देखते हो कि डेस्क काउंटर के ऊपर कुछ लोग आपको है ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे आप है ना बिलिंग करवा सकते हो, कौन सा क्रेडिट कार्ड लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वहाँ का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। मान लेते हैं वो एक आयोग है और उस आयोग के अंदर एक बंदा तो बैठा है डेस्क पे, वो ज्ञान दे रहा है, दूसरा बंदा जो है वो अपने को फोन दिखवा रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, तीसरा जो सिक्योरिटी गार्ड है। तो अपने को समझ में आया कि वहाँ पे तीन अथॉरिटी एक प्रकार से। समझ में ही बात? ये एक कंपोजिशन तो देख रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल बात थोड़ी है। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या होता है ना? राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में क्या क्या योग्यताएं हैं वो चीजें हमें देखनी है। ये योग्यता में क्या आता है? सबसे पहले कि भाई एक तो वो रिटायर्ड आईएएस होना ही चाहिए। दूसरी बात, उसकी न्यूनतम 5 साल की एक अनुभव होना चाहिए प्राइम सेक्रेटरी का या फिर आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। प्रधान सचिव क्या होते हैं? सचिव जो हमारे राज्य है, राज्य के एक सचिव होते हैं, मुख्य सचिव बोलते हैं उनको, चीफ सेक्रेटरी। उनके नीचे उनके एसोसिएट होते हैं या फिर एडिशनल सेक्रेटरी बोल सकते हैं उनको, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। उसके नीचे जो आदमी बैठता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उस पद पे 5 साल का कम से कम ऐसा अनुभवी व्यक्ति हो, उसको क्या बनाया जा सकता है? एसईसी बनाया जा सकता है। नियुक्ति क्या है? अपॉइंटमेंट कैसे होगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल अपने हिसाब से नहीं कर सकता। ये काम करता कौन है? मुख्यमंत्री जी करते हैं अपनी मंत्री परिषद के साथ में मिलके। तो एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि किसी को भी चुनाव के अंदर निर्वाचन आयुक्त बनवाना है, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त जो बनेगा उसके अंदर सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। हाँ सही है, रहेगा ही, दिख ही रहा है, सीधी सी बात है। और राज्य के अंदर क्या है, मतलब कार्यकाल क्या रहेगा? पहले था 6 65, फिर बाद में क्या कर दिया गया था? 5 65। किसके कहने पर? नेकराम भसीन के कहने पर। हो सकता है आपसे ये चीज भी पूछ ली जाए, आगे लिखवा दूंगा वैसे तो। फिर उसके बाद में ओथ कौन दिलवाता है? शपथ या तो राज्यपाल खुद दिलवा देगा, राज्यपाल अगर एब्सेंट है उस एरिया में उस दिन तो फिर कौन दिलवा देगा? राज्यपाल जिसका नाम लेगा वो दिलवा देगा, है ना? राज्यपाल आपका मेरा नाम नहीं लेगा। फिर इस्तीफा किसको देगा? ये भी राज्यपाल को ही देता है। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर निष्कासन वगैरह हटाने की प्रक्रिया, ऐसी चीजें हमें देखनी थी। यहाँ तक की गणित है, कोई बहुत हार्ड चीज बता दी थी क्या मैंने आपको पिछली क्लास में? नहीं ना, इतनी इजी पॉलिटी होती है। देखने को लगता है कि यार ये क्या है राजनीति, हमें तो नहीं समझ में आती। भाई हर चीज का एक पढ़ने का पैटर्न होता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर कुछ भी चीज इंसान ने बनाई है तो इट इज गारंटीड कि वो इंसान के तो समझ में आने वाली चीज है। अब आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, हो सकता है आपका मैथ में दिमाग कम चलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान की बनाई हुई चीज इंसानों की तो समझ में आएगी, ऐसा तो कुछ हार्ड नहीं है ना? तो हम आगे कंटिन्यूस को कर सकते हैं। उससे पहले आप एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो इसमें आप मेरी एक इंपॉर्टेंट बात नोट करना जो मेरे से कल मिस हो गई थी एक, है ना? वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने यहाँ पे आपको ये लिखाया कि एक संवैधानिक आयोग है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, ये बात डेफिनेटली बहुत सत्य है, 100% सत्य है।
कि एसईसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था, भाई संविधान लगभग कब लागू हुआ था, कह सकते हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जो है वो फोर्स में आ गया था। मतलब कि भाई अब से ये एप्लीकेबल है संविधान अभी देश का। उस टाइम पे एसईसी जैसी कोई चीज थी नहीं, दूर दूर तक नहीं थी। टाइम है, टाइम है, टाइम है, लगभग 1993 के आसपास हमारे इस संविधान के अंदर कुछ एक संशोधन होते हैं। जब पहली बार संविधान में संशोधन हुआ होगा, संशोधन से मेरा मतलब है कि मान लो मैंने कोई एक रूल्स की बुक बनाई, उस रूल्स की बुक में मुझे कोई रूल हटाना था या कोई रूल ऐड करना था, तो मैंने पहली बार उसके साथ छेड़छाड़ करी, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट या फिर फर्स्ट प्रथम संशोधन। बात समझ में आई? फर्स्ट अमेंडमेंट, बात समझेंगे, गहरी बात है। देखिए हटता हूं, या फिर इसको बोलेंगे प्रथम संशोधन। जब पहली बार होगा तब बोल देंगे ना भाई प्रथम संशोधन। ऐसे ही करके दूसरी बार होगा कभी फिर से हमारे कोई ना कोई कानून, तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में यही बताया था कि भाई होते क्या है, कई क्रिमिनल एक्टिविटी के माइंडसेट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई संविधान के अंदर या कानून के अंदर कमियां ढूंढते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और फिर सजा से बच जाते हैं। या फिर हो सकता है किसी किसी तबके के लोगों को जरूरत पड़ जाए, किसी के की हटानी पड़ जाए, जैसे कि आर्टिकल 370 ये हटा दिया है ना, तो हो सकता है ना जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को चेंज करना पड़ जाए। सिंपल सी बात समझ में आई आपको? तो उसी चीज को बोलते हैं संविधान में संशोधन करना, संविधान में हल्का फुल्का चेंज लाना, या तो कुछ लिखना है या तो कुछ मिटाना है, इतनी सी बात है। तो पहली बार हुआ होगा, दूसरी बार हुआ होगा, तीसरी चौथी पांचवी बार। कब ऐसा टाइम आया कि एसईसी को ऐड किया गया? तो ऐड करना है तो संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है 1993 के अंदर। 1993 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, फिर 74वां भी होता है। इसी के पास में अगर आपके पास में जगह बची हो तो एक लाइन लिख लेना, जैसे मैं बताता हूं। मूल संविधान में, हिंदी में लिखना, मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में यानी कि जब वो संविधान लागू हुआ था उसी को मूल संविधान कहते। मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नहीं था। इसे 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में जोड़ा गया था। बात सब में सिंपल सी बात है, इंग्लिश में लिखना। ओरिजिनली एसईसी या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन was not included, या फिर SEC was not included in the original constitution, in the original constitution. It was later on added by the 73rd and 74th constitutional amendment. constitutional अमेंडमेंट। हम आगे इंडियन पॉलिटी भी पढ़ेंगे, ये टीएलपी के ऊपर, द लिंचपिन एकेडमी के ऊपर, तो वहां पे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, काफी सारी चीजें हम सीखेंगे, तब और ज्यादा डिटेल के अंदर इनको देखेंगे। 74वां संविधान संशोधन, 73वां, 72वां, ऐसी कई सारी बातें करेंगे। पूरी इंटरेस्टिंग है आपकी इंडिया की पॉलिटी भी, वो भी हम देखेंगे। तो एक बार के लिए तो आप यही लिखिए, इट वॉज एडेड बाई द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। 73वें और 74वें संविधान से, देखो 73वें के द्वारा तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, फिर 74वें के अंदर उनके जैसे कि यार ये वाली बात भी लिखे, क्या है इनमें। 73वें 243 के अंदर तो लिख रखा है कि भाई पंचायती राज के इलेक्शन जो है वो एसईसी करवा देगा। फिर 243 जेड ए के अंदर ये लिखा गया है कि ये अर्बन लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन करवाएगा, यानी कि नगरीय जो निकाय होते हैं ना अपने, नगर पालिका, नगर परिषद, इन सब के। तो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, निष्कासन हटाने की प्रक्रिया। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि मैं एक निर्वाचन आयुक्त हो सकता है। अब हो सकता है कि भाई सारे लोग अच्छे हो, इसकी जरूरत थोड़ी है, कोई गलत तरीके से गलत काम भी कर सकता है। कि ऐसे कौन से रीजंस होंगे कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हमें उसको हटाना पड़ जाए,
उस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनेट करना, या फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूव कर देना, या फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं निष्कासित कर देना, या फिर उस प्रोसेस को बोल देते हैं हटा देना। ऐसा कब होगा कि निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जाएगा? तो कुछ एक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ सकता है। पहली बात तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से आर्टिकल में लिख रखी है ये बातें। तो ये लिख रखी है 243 के 2 के अंदर और 243 ZA 2 के अंदर। अब ये बात देखो फिर से ऐड करनी पड़ गई, तो उन्होंने मतलब ये यहाँ पे एक और आर्टिकल का सा एक सब टाइप बना दिया और उसके अंदर ये डाल दी बात कि PRI वाले, मतलब सॉरी PRI नहीं, ये इसको कैसे हटाया जाता है। ये दो जगह पे ये मेंशन किए ये बातें सारी। SEC को हटाना है भाई, गलती क्या करेगा वो आगे बताऊंगा, ठीक है। लिखना है इसको, हटाएगा कौन इसको? प्रधानमंत्री नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा भाई। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट जज के समान। देखो होता क्या है, एक सेकेंड, अभी देखना, SEC को हटाने वाले इंसान का नाम है राष्ट्रपति की। भाई जो भी SEC को हटाना है उसका टर्मिनेशन जो भी लेटर आएगा उसके ऊपर साइन किसका रहेगा? राष्ट्रपति का रहेगा। और इसको हटाया किसके तरीके से जाता है? जिस प्रकार हाई कोर्ट के जज को हटाने की नौबत आ जाती है उसी मतलब वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा इसको हटाने का। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको समझाऊं, इसको किस तरीके से समझेंगे हम कि एक व्यक्ति है भाई, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने कोई गलती कर दी मान लेते हैं ना, हम उसको सिंपली बोल देते हैं ना कि भाई देखो आपने बहुत गलत किया है, अब आप यहाँ से चले जाइए कृपया करके, है ना। तो प्रॉपर तरीके से ना कि भाई हाँ ठीक है, वो भी समझ आता है कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना, सॉरी वोरी बोलना है तो बोलेगा, नहीं बोलना तो नहीं बोलेगा। या फिर मान लेते कोई एकदम ही ऐसे हो ना कि जिसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसके तो दो रैप्टे मार के भगाते हो आप, है ना, तो डिफरेंस आ गया ना। तो अलग अलग पदों के ऊपर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से हटाने जाने के तरीके होते हैं। हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका एक अलग ही तरीका होता है, और मान लो किसी और को हटाना तो उसका अलग तरीका होता है, मतलब हो सकता है ना डिफरेंट। हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं वो चीज एक हल्का सा आइडिया देता हूं। वो हटाते हैं इनडायरेक्टली बाई इम्पीचमेंट, इसको बोलते हैं महाभियोग। मैं लिखाऊंगा भी समझाऊंगा भी, आपको किसी भी शब्द की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। महाअभियोग के द्वारा या महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जाता है। किसको अब एक बार के लिए आप ये नाम पढ़ लो जल्दी से ताकि मैं स्क्रीन पे आऊं। मैंने क्या बोला है कि कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जा सकता है। कारण अभी मैंने नहीं बताएंगे, अगली लाइन में बताऊंगा। किस किस के अंदर लिख रखा है? आर्टिकल 243 K2, आर्टिकल 243 ZA 2 के अंदर ये चीजें लिखी हुई है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को फलाने कारण से हटा दिया जा सकता है। बात समझ आई? हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। किस तरीके से हटाएगा? जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है SEC को हटाने में, ठीक है। बात समझ में आई? अब हाईकोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, पहले तो ये सब समझो महाभियोग क्या है। देखो होता क्या है, कई बार राष्ट्रपति जो होता है उसको हटाने की नौबत आ जाए, आज तक कभी नहीं आई है, लेकिन अगर आ जाए राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, तो संविधान में इस चीज का भी एक प्रॉपर उल्लेख है। ये इतना भयंकर बड़ा पद है कि इन जैसे लोगों को हम ऐसे कोई बेइज्जती करके तो बिल्कुल ही नहीं, रात दिन रात कभी नहीं सोच सकते कि भी बेइज्जती करके हटाना है ना। किस तरीके से हटाना है उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, क्योंकि इतने बड़े पद पर काम कर रहे प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप किसी भी गलत तरीके से हटाते हो तो वो कितनी बड़ी इंसल्टिंग बात है कि देखो इनके तो राष्ट्रपति की तो ये इज्जत है, इनके तो राष्ट्रपति तो ऐसा है। अगर उनसे कोई क्राइम भी होता है तो हम देखेंगे आगे इंडियन पॉलिटी के अंदर कि ये जो MLAs MPs वगैरह ये सब होते हैं, इनको इनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी हो तो इनको तरीके से डील किया जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई ये अपने हमारे देश के नेता हैं, भाई देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, इनको आप अगर इस तरीके से ट्रीट करोगे जैसे कोई आप कोई चाय वाले को ट्रीट करते हो या कोई पानी पूरी वाले को ट्रीट करते हो, तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर नेशन। वो नेशन के लिए चीज सही नहीं है। तो महाभियोग एक ऐसी प्रोसेस है, मान लेते हैं एक बार के लिए समझना, मैं एक हल्का सा रफ आइडिया दे रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी में हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। राज्यसभा और लोकसभा दो चीज होती है देश के स्तर पे। हमने देखा था पिछली बार पार्लियामेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं,
मान लेते हैं राष्ट्रपति को हटाना है, भाई राष्ट्रपति ने कोई कदाचार किया होगा, किसी भी तरीके से कोई रीजन आ गया कि राष्ट्रपति को हटाने की बात आ गई। हो सकता है राज्यपाल राज्यसभा में आ जाए, हो सकता है लोकसभा में आ जाए, क्या आ जाए, हटाने की बात। तो जहां पे भी पहली बार बात आती है उस हाउस को बोल देते हैं फर्स्ट हाउस, और सेकंड हाउस मतलब फिर अपने आप ही जो बच गया वो हाउस सेकंड हो सकता है। जैसे वो राज्यसभा में पहले आए तो लोकसभा सेकंड हाउस बन जाएगा, लोकसभा में पहली बार आए तो राज्यसभा। आपको सिर्फ समझना है, आप ये समझो कि ये काम में नहीं आने वाली चीज, लेकिन आपको समझना है। एक एक कहानी सी बता रहा है, रामगाथा सी गा रहा है, आज का मोटा मोटा स्तर समझ जाओगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर क्या होता है कि भाई मान लेते हैं राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जी को हटाने की बात चल रही है, तो उसके अंदर एक वोटिंग सी होती है। उस वोटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, सिंपल वोटिंग है ना, अलग अलग प्रकार की वोटिंग होती है। उसके अंदर वोटिंग के अंदर मान लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी है, उनके ऊपर कोई आरोप है, उसको सिद्ध करने के लिए कई लोगों ने एग्री किया कि हाँ हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, वोट करते हैं। राष्ट्रपति को भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि भाई आपके पास में 14 दिन है, आपके पास इतने दिन है, आप अपने मतलब बोलते हैं ना फेवर में कोई कुछ बात कहलावाना चाहते हो, कोई वकील हायर करवाना चाहते हो, या किसी भी तरीके से आप अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव करवाना चाहते हो, तो आपके पास में भी टाइम है। ठीक है, बदसलूकी थोड़ी करेंगे। वो चीज होती है जब राज्यसभा के अंदर ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति जी गिल्टी है फलाने आरोप के लिए और इनको हटाना ही पड़ेगा, तो फिर वो चीज आगे पास होती है लोकसभा में। अगर ये चीज जो राज्यसभा में हुई है ये लोकसभा में होती, तो फिर वो चीज आगे जाती राज्यसभा में। समझ में, दोनों जगह जाएगी। फिर वहां पे सेकंड सदन के अंदर सिंपल वोटिंग वगैरह और वो जो भी होना है उस हिसाब से फिर से वोटिंग होती है, और उस वोटिंग के अंदर अगर वापिस से राष्ट्रपति जी के खिलाफ में बात आ जाती है कि हाँ हटाओ भाई राष्ट्रपति जी को, तो फिर राष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ता है अपने पद से, उनको हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है महाभियोग की, इम्पीचमेंट की प्रोसेस। इनडायरेक्टली बोलने का मेरा अर्थ ये है कि भाई डायरेक्ट संविधान में कहीं भी ये मेंशन्ड नहीं है, सुनना बात, डायरेक्ट संविधान में ये बात कहीं भी मेंशन्ड नहीं है कि हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाएगा, लेकिन प्रोसेस वही फॉलो किया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इनडायरेक्टली हो रहा है काम, लेकिन काम तो वैसे ही हो रहा है। समझ रहे हो? तो वैसे ही एसईसी को भी हटाया जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो हटाया तो किसके द्वारा जाता है इसको, मान लेते हैं अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि एसईसी को यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना पड़े। इसकी जरूरत आज तक तो नहीं पड़ी, लेकिन किसी दिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो महाभियोग के थ्रू ही होगी। ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिख रखा, लेकिन होगी उसी तरीके से। तो मैं ये कह सकता हूँ इनडायरेक्टली काम तो वही हो रहा है। बात समझ में आई ना आपको? अब आपको मुझे लगता है कि एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई महाभियोग ऐसे होता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है ना? तो आपके दिमाग में चीजें जानी जरूरी है। अब भूल जाओ आप इस चीज को, महाभियोग महाभियोग क्या होता है, और अगर याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप जो पढ़ते हो, आपको जो पढ़ाया जाता है उसको रिस्पेक्टफुली आप ग्रास्प भी करते हो, ग्रहण भी करते हो। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ, ये चीज आप लिखेंगे पहले। एसईसी को हटाने की या निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 243 के 2 तथा आर्टिकल 243 ZA 2 के अंदर लिखी हुई है। आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर, वैसे है ना, मैं कई बार हिंदी वाला मिस कर जाता हूँ। लिख लिया? फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना, इसका निष्कासन, इसका निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ब्रैकेट में आप लिखना हाईकोर्ट के या फिर उच्च न्यायालय के जज के समान, उच्च न्यायालय के जज के समान निष्कासन, उच्च न्यायालय के जज के समान निष्कासन। और उसके एरो लगा के जैसे मैंने लिखा ना वैसे ही लिख लो आप, इनडायरेक्टली बाई इम्पीचमेंट, इनडायरेक्टली बाई अच्छा हिंदी वाले लिख रहे हैं ना, हिंदी वाले लिखना महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग लिखना टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ एसईसी। अब एसईसी से आपको निर्वाचन आयुक्त समझना है भाई, कमीशन नहीं समझना है। द टर्मिनेशन ऑफ एसईसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 243 K2 एंड आर्टिकल 243 ZA 2। he is removed by, next line लिखना, he is removed by the process, sorry, he is removed by the president of India, the president of India।
फिर ब्रैकेट में लिखना सेम एज हाई कोर्ट जज, सेम एज हाई कोर्ट जज, दैट इज बाई impeachment process indirectly, impeachment process indirectly। अब क्या ऐसा रीजन पड़ गया कि भाई इसको हटाना पड़ गया? भाई हमें, हम ही ने लगाया था एसईसी को, मतलब राज्यपाल ने लगवाया था मंत्रिमंडल के कहने पे वगैरह वगैरह, लेकिन इसको हटाना क्यों पड़ गया? उसके एक दो छोटे मोटे रीजंस होते हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये इसी का ही प्रोसेस चल रही है अभी ना, कोई और हेडिंग नहीं डालनी आपको। इसमें लिखना रीजंस टू टर्मिनेट, टू टर्मिनेट, टर्मिनेट एसईसी, रीजंस टू टर्मिनेट एसईसी। आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त को हटाने के कारण, निर्वाचन आयुक्त को हटाने के कारण एक कारण हो सकता है कदाचार। नाम से समझ में आ रहा है कदाचार क्या होता है? इसी को कह सकते हैं दुर्व्यवहार, है ना? कदाचार कर सकता है या दुर्व्यवहार कर सकता है। एक दूसरा रीजन हो सकता है असमर्थता। मान लो किसी को काम पे लगाया, वो काम ही ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर मान लेते हैं कि भाई वो उस कार्य के अंदर असमर्थ था, हमने तो उस पर झूठा ही बिलीव कर लिए। कदाचार क्या हो सकता है? किसी के साथ मिसबिहेव करे, मिसबिहेव किसी भी प्रकार का हो सकता है, बस ऑफेंसिव होना चाहिए, है ना? आप ऐसे नहीं कह सकते भाई आज तो ना निर्वाचन आयुक्त जी ने चपरासी को डांट दिया, तो वो कदाचार नहीं है भाई। डांट फटकार एक अलग चीज है। कदाचार मतलब बहुत ही, मतलब गलत अवस्था में आ जाना, गलत अवस्था में कोई काम करना, है ना? जैसे मान लो शराब का सेवन कर लिया कार्य बाहर करते हुए, या कोई भी प्रकार से कोई भी गलत दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार समझते हो ना आप, है ना? ये इंसान है, इंसान सब समझता है, नेगेटिव चीजें पहले समझता है कि गलत चीजें क्या होती है, वो सारी जानता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे? मिसकंडक्ट, कदाचार को, या फिर मिसबिहेवियर। मान लो किसी काम के अंदर आपको मान लो आप ओएससीसी, आपको मंत्री जी की बात सुननी थी भाई कि मंत्री जी कहेंगे वैसे काम करना, लेकिन आपने मंत्री जी को इंपॉर्टेंस दी नहीं, उनका साइन करवाया नहीं, ऐसे ही काम करवा दिया, ऐसे ऑर्डर दे दिया और काम करवा लिया, तो भी एक प्रकार का मिसकंडक्ट है, गलत बिहेवियर, असमर्थता, इनकेपेसिटी। ये दो चीज लिख लो कि ये एक मुख्य कारण है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जा सकता है। आगे बढ़े। अब एक स्टार लगा के एक हेडिंग लिखना, इसके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, आप लिखना आयोग को स्वायत्त, आयोग को स्वायत्त, निष्पक्ष व, आयोग को स्वायत्त, निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, कुछ उपाय किए गए हैं जो कि निम्न है। टू मेक, स्टार लगा के लिखना, टू मेक द कमीशन, द कमीशन autonomous, autonomous, impartial, impartial and free, and free, free। मैं क्या लिखवा रहा था, भूल ही गया पूरा ही। आयोग को स्वायत्त, निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाए रखने के लिए किए गए उपाय, मीजर्स टू, मीजर्स टू मेक द, मैं लाइन ही भूल चुका हूँ, मैंने अभी क्या लाइन बोली थी, तो फिर से बोल रहा हूँ। मीजर्स टू मेक द, मीजर्स टू मेक द कमीशन autonomous, 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 impartial and, impartial and free, free। कौन से ऐसे मीजर्स हैं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आप खुद ही मुझे बताओगे, देखना। एक तो है पारदर्शी, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, कि भाई एक चीज देखो, एसईसी जब लगेगा, है ना, उसको जब अपॉइंट किया जाएगा तो इसकी प्रोसेस एकदम पारदर्शी है। कैसे पारदर्शी? भाई राष्ट्रपति, सॉरी, राज्यपाल उसको लगाएगा, किसके कहने पे लगाएगा? मंत्रिमंडल के और मुख्यमंत्री के कहने पे लगाएगा। तो ये कोई कुल्हड़ में तो गुड़ फोड़ेंगे नहीं। कुल्हड़ में गुड़ फोड़ना क्या होता है भाई? गुड़ डाल दिया एक कुल्हड़, मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन में, और उसके अंदर जब आप गुड़ डालते हो तो गुड़ कितना ठोस होता है,
उसको आप फोड़ोगे तो ऐसा कभी नहीं है कि भाई वो कुल्हड़ नहीं फूटे, तो कुल्हड़ में गुड़ फूट ही नहीं सकता, सबको पता चल जाएगा कि गुड़ फोड़ा जा रहा है। तो वैसे ही ये कहावत है, मतलब आपको कहावत समझा दी ऐसे ही। तो वो जो आप इनको लगा रहे हो ना, SEC को नियुक्ति दे रहे हो, तो वो चीज जो है जग जाहिर है भाई, राज्यपाल कोई भी कार्य करेंगे तो वो छुपा के थोड़ी करेंगे, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहेगी कि हाँ हम इनको फलाने व्यक्ति जी को क्यों लगाया जा रहा है ना, कोई नेतागिरी नहीं की जाती यहाँ पे। तो लिखना, इसके आगे आप लिख सकते हो भाई, ये तो मेरे को बात समझानी थी कि भाई इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी है भाई। क्यों है पारदर्शी? क्योंकि इसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसकी रिकमेंडेशन पे? CM और CM की काउंसिल के ऊपर। तो आप लिखना, इसे राज्यपाल द्वारा मंत्री व सॉरी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस लिखना, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है भाई। फिर एरो लगा के लिखना, बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, प्लीज आप रटेंगे नहीं इन चीजों को, मैं बताता हूं आपको। कार्यकालीन का स्थायित्व है भाई, का स्थायित्व है। देखो, कदाचार करेंगे तो हटाना ही पड़ेगा, दुर्व्यवहार करेंगे तो हटाना ही पड़ेगा, या फिर आप क्या करते हो, असमर्थ हो तो आपको हटाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका कार्यकाल फिक्स किया हुआ है 5 साल या फिर 65 वर्ष, 2002 से यही सीन चल रहा है। तो या तो 5 साल काम करेगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक काम करेगा। ये चीज फिक्स कर दी, इसलिए क्या हो गया कि ये एक प्रकार से किसी की टेंशन में नहीं रह सकता, है ना, कि मान लो इसके ऊपर कोई फलाना प्रेशर नहीं है कि भाई काम ढंग से नहीं किया तो हटा देंगे तेरे को, मतलब काम ढंग से, कदाचार वाली बात एक अलग है कि मतलब भाई काम का प्रेशर नहीं डाला जा रहा, किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा रहा है, इसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ऑटोनोमस है तू, टेंशन मत ले, तेरा जब तक शासन काल चलेगा तब तक तू रहेगा, इतना तो है भाई, 5 साल तक तो रहेगा तू, ठीक है। तो इसके आगे लिख सकते हो, कार्यकाल का स्थायित्व के आगे लिख लो 5 साल तथा 65 वर्ष, है ना, जो भी पहले 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले, ये चीज आप पढ़ चुकी हो पहले से। इंग्लिश में लिखना, स्टेबिलिटी ऑफ टीनियर, स्टेबिलिटी ऑफ टीनियर, TE टीनियर, उसके अंदर आप लिख सकते हो 5 साल तथा 65 वर्ष। एक सेकंड में ना, देखो भाई, और कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसको हटाना इजी नहीं है, मतलब सॉरी, ये कह सकते हैं कि भाई ये तो ऑटोनोमस है, टेंशन फ्री है, एकदम बढ़िया से फ्रीडम से रह रहा है, निष्पक्ष है ना। ये चीज एक रीजन ये और दे सकता हूं मैं यहाँ पे कि इसको हटाने की जो प्रोसेस है वो काफी जटिल। तीसरी चीज लिखना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, हटाने की जटिल प्रक्रिया, हटाने की जटिल प्रक्रिया। मान लेते हैं ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, स्वायत्त है, मतलब भाई खुद का काम खुद संभालती है, इसके ऊपर कोई बैठा नहीं है फालतू में इसको टेंशन देने के लिए। मान लो कोई टेंशन देने की ट्राई करे, इसको हटवाने की ट्राई करे ना, तो SEC को हटाना कितना हार्ड है, अभी जस्ट मैंने अभी बताया था, महाभियोग जैसी चीज होती है, तो वो इतना आसान प्रोसेस थोड़ी है, पहले उधर होगा फिर 14 दिन का टाइम मिलेगा, कई सारी बातें हैं ना, तो वो ऐसे 2 दिन के काम नहीं है। और उसके अंदर उसको भी, राष्ट्रपति को भी तो वो मिलता है ना अपॉर्चुनिटी, कि भाई अगर मान लो मैं SEC हूँ और आप मेरे पे गलत गलत आरोप लगा रहे हो, तो मेरे को भी तो मौका मिला है कि मेरे आरोप सिद्ध करने के लिए कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य नहीं है। और हटाने की प्रोसेस इतनी जटिल इसीलिए रखी गई है ताकि वो अपना आराम से काम कर सके, कि भाई वो बोलते ना तू टेंशन मत ले, तेरे को हटाने की प्रोसेस भी इतनी हार्ड है कि तेरे को कोई हटाने की ट्राई भी करेगा तो बिना मतलब में गोचे नहीं कर पाएगा। तो लिखना, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की जटिल प्रक्रिया, एरो लगा के लिख लेना, बाई, अच्छा, महाभियोग द्वारा, हिंदी वाले लिखना महाभियोग द्वारा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, उसके एरो लगा के लिखना बाई इम्पीचमेंट। आपको पता है ये चीज, तो कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूं। चौथी चीज आप लिख सकते हो, देखो इसकी एक टेंशन ये भी हो सकती है कि भाई मान लो मैं SEC में सोचता हूँ यार मेरे को पैसे कौन देगा, है ना, अगर मेरे को किसी के ऊपर सैलरी के लिए डिपेंडेंट होना पड़ा तो हो सकता है वो मेरी सैलरी कम कर देंगे, हो सकता है मेरी फैसिलिटी कम कर देंगे। मैं तो भाई इस फील्ड में आ तो गया, मैंने पोस्ट तो ज्वाइन कर ली, मैंने ये सोचा ही नहीं कि भाई मेरे को ना क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे,
मेरी कोई इंश्योरेंस है कि नहीं, मतलब इस पोस्ट पे रहते हुए मुझे क्या क्या वेतन और लाभ मिल रहा है, उस चीज़ का तो मैंने देखा ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हुई रही है कि आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो, आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी पैसा मिलेगा वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी राजस्थान, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थान स्पेसिफिक थोड़ी मेंशन करेगा, वो तो स्टेट मेंशन करेगा। क्या होता है राज्य की संचित निधि? आप खुद ही सोचो, आपके घर की संचित निधि क्या है? वो पैसा जो आपके पिताजी ने खर्च नहीं किया है, आपके लिए बचा के रखा है किसी भी काम के लिए, भले आपकी शादी हो, घर बनाना हो, या फिर कोई और काम करना हो। या बिना मतलब ये खर्चे थोड़ी करते फिरते हो कि भाई मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए तो सारे उड़ाने ना। ऐसे ही स्टेट के पास में बहुत सारा पैसा होता है जो स्टेट के ही काम आने वाला है, उस चीज को बोलते हैं राज्य की संचित निधि। उस संचित निधि में से क्या करा जाता है, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको सैलरी दी जाती है, या फिर इसके लिए जो अलाउंस है, मान लो इसको प्लेन से कहीं जाना है, राजस्थान से बेंगलोर भेजा है राजस्थान सरकार ने इसको किसी काम से, तो भाई उसका पैसा कौन देगा? राज्य की संचित निधि। टेंशन नहीं लेनी है आपको, आपका काम आराम से करना है। आपकी जो जॉब से रिलेटेड टेंशन है वो हम दूर कर रहे हैं। मैं एक तरीके से जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे समझो एक एसईसी को सांत्वना देना जैसा है कि भाई आपको अपनी जॉब की टेंशन नहीं लेनी, आप एकदम स्वायत्त हो, आप निष्पक्ष तरीके से काम करो और आपको एकदम फ्रीडम है। मैं वो बातें प्रूव कर रहा हूँ बस, और कुछ अनोखी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो लिखना, चौथे पॉइंट में लिखना आयुक्त के, अब आयुक्त समझ आओगे ना कौन सा, राज्य निर्वाचन आयुक्त। भाई पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा लिख लो। आयुक्त के, आयुक्त के वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस आर चार्ज्ड अपॉन, are charged upon the consolidated fund of राजस्थान या फिर स्टेट, consolidated fund of the state। ठीक है। अब मान लो मैं फिर से मैं ही हूँ आयुक्त और मेरे को टेंशन हो गई यार, क्या पता आप मेरे को आज तो फैसिलिटी दे रहे हो, कोई फलानी फैसिलिटी मेरे से छीन ली तो, क्या पता मेरी पावर छीन ली तो। हो सकता है आप ये कह दो कि भाई अब से ना कार्यकाल 5 साल का नहीं, कार्यकाल होगा 2 साल का, अचानक से कह दो मेरे को ऐसा ऑर्डर दे दो, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं का नहीं रहूंगा मैं। तो भाई इस चीज की भी टेंशन दूर करी गई कि जब तक मान लो मैं लग गया, मैं जिस दिन एसईसी बनाऊं ना, उस दिन एसईसी को जो जो फैसिलिटीज मिल रखी है उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो। एक तो होता है लाभकारी परिवर्तन, लाभकारी परिवर्तन से मतलब मान लो मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए, आज 4 लाख हो गई, ये तो हुआ लाभकारी परिवर्तन, तो ये तो इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा इसका जरूर लिखा हुआ है कि मान लो मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए, अब कर दी 1 लाख रुपए, ये कभी नहीं होगा जब तक मैं पोस्ट पे हूं। नेक्स्ट के लिए करो भले। तो ये भी एक चीज है जिससे टेंशन फ्री रह सकता है एसईसी, और अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है। लिखना, नियुक्ति के पश्चात, नियुक्ति के पश्चात आयुक्त की सेवा शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों के लिए रोक लगाई हुई है, या फिर के लिए अलाभकारी परिवर्तनों में रोक, इतना लिख लो बहुत है। अलाभकारी पूरी बता देता हूं, नियुक्ति के पश्चात आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक, सिंपल सी बात है। नॉन प्रॉफिटेबल changes in terms of service of SEC are prohibited। सिंपल सी बात है, इतना ही मैंने पढ़ाया, कोई बहुत अनोखी बातें नहीं करी है। अब ऐसी चीजें आपको एग्जाम में कैसे सता सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ना कथन पढ़िए और उनमें से बताइए कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, स्वायत्त या फिर ऑटोनोमस संस्थान है, ऑटोनोमस आयोग है। आपको 2-3 चीजें देगा, उनमें से एक अटपटी चीज देगा, बाकी 3 चीजें सही रहेगी।
तो आपको उसमें से चूज करना है। एक सेकंड बना। तो समझ में आएगी आपको बात। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं ये एक हल्का सा आइडिया लिया हमने। और आजकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो बच के रहना है भाई। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपको बताई और आपको ना समझ में आई है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। हम अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि ये SEC ये कमीशन करता क्या है आखिर। इतनी बातें कर ली, हाँ निर्वाचन करवाता है, इलेक्शन करवाता है, ये तो समझ में आ गया। और भी इसके कोई काम है क्या जो बच गया हो, है ना। क्या पता ये कोई फूड इंस्पेक्शन करता हो या कुछ और करता हो, है ना, शिक्षा के स्तर में कुछ करता हो। करता है या नहीं करता वो देख लेंगे हम। तो लिखना निर्वाचन के कार्य व भूमिका, कार्य व भूमिका, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन, आयोग के कार्य व भूमिका, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन। क्या फंक्शंस हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये पंचायती राज के इलेक्शंस करवाता है और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाता है, नगरीय निकायों के इलेक्शंस करवाता है। तो आप एक चीज लिख सकते हो, टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ, टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ULBs। बात समझ में आई। यह पंचायती राज संस्थान तथा नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाता है या करवाता है। बात समझ में आई। अब उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, कि इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना हो, या फिर हम आगे लिख भी लेंगे, है ना। चुनाव से रिलेटेड चीजें देखेंगे कैसे कैसे सीक्वेंस में। और एक काम करते हैं, अपन इस चीज को जो पढ़ेंगे ना उस तरीके से पढ़ेंगे जिसका काम भी है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई रसोईया हमारे घर में आता है, वो क्या करता है, तो सबसे पहले वो आएगा, सब्जियां देखेगा कौन सी सब्जियां हैं, फिर वो सब्जियों को धोने के लिए रखेगा, है ना। फिर एक तरफ से आटा निकालेगा, आटे को गूंदना स्टार्ट करेगा, सब्जियां काटेगा, फिर धीरे धीरे प्रोसेस भी तो फॉलो करेगा ना। ऐसे थोड़ी होता है कि भी कच्चा चून जो है, आटे को चून बोलते हैं ना, वो चून को तवे पे फेंक के मार दिया, अपने आप रोटी बन जाएगी, है ना। या फिर पहले घी लगा दिया तवे के इसके चून के या आटे के, फिर बाद में वो प्रोसेस तो वैसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि सारी चीज भी याद हो जाए और इतनी सारी बातें भी समझा दूंगा आपको। सबसे पहला काम ये कि ये PRIs और अर्बन लोकल बॉडीज के क्या करवाता है, इलेक्शंस करवाता है। अब इलेक्शन करवाता है तो क्या निर्वाचन जो सूची होती है उसको, उसका मतलब या पंजीयन जो होता है वो नहीं करेगा क्या, रजिस्ट्रेशन करेगा। कोई मान लो सलट गए हो, है ना, उनका नाम हटाना भी है, या फिर कई नए लोग जुड़ गए हो, है ना, जो आज से पहले 17 साल के थे या 18 से कम के थे मान लेते हैं, लेकिन आज वो 18 से ऊपर के हो गए हैं, 18 के हो गए हैं। ऐसे लोगों को भी तो डालना है ना। तो ऐसी चीजें कौन करेगा, ये निर्वाचन करेगा, सॉरी ये SEC करेगा, ये आयोग करेगा। तो नेक्स्ट काम क्या हो सकता है, इलेक्टोरल रोल का अपडेशन। निर्वाचक नामावली का, निर्वाचक नामावली का, निर्वाचक नामावली का, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो हम देख रहे थे इलेक्टोरल रोल का अपडेशन, इंग्लिश में लिखना इलेक्टोरल रोल अपडेशन, या फिर हिंदी में क्या लिख रहे हैं, अच्छा हिंदी में लिख रहे थे ना, हिंदी में लिखना मतदाता सूची का, या निर्वाचन नामावली जो भी है, मतदाता सूची का नवीनीकरण, नवीनीकरण या पंजीयन, कुछ भी लिख सकते हो, आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता होगा, इसके बाद में तारीख अनाउंस होती होगी, टू अनाउंस डेट्स ऑफ इलेक्शन। किसी न किसी तारीख को है, और ये बात कौन बताएगा भाई, आप ही तो बताओगे क्योंकि आप ही कंडक्ट करवा रहे हो। तो तीसरा काम लिखना चुनाव की तिथियां, चुनाव की तिथियां घोषित करना। फिर एक चीज होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता,
यह चुनाव के दौरान, चौथा लिखना, यह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करती है। सही है। इट इट कंडक्ट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर इट एग्जीक्यूट्स, सही लाइन रहेगी, इट एग्जीक्यूट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक मोटा मोटी आइडिया ले लो, क्या होता है, चुनाव की जब तिथियां जारी करी जाती है तब सरकार क्या होती है भाई, अब मान लो मैं पूरे साल भर कोई भी ढंग का काम नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, है ना, फिर जब इलेक्शन होगा कि भाई आकाश को हटाया जाए या मतलब फलाने इंसान को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, तो उस टाइम पे अब मेरे जच गए कि यार अब मैं कुछ ऐसे ऐसे काम कर जाऊँ जिससे लोग इंप्रेस हो जाए, बावड़े हो जाए कि यार यार ये तो कितना अच्छा आदमी है, तो कितना काम करवाता है। तो ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है कि भी सरकार अपनी बड़ी बड़ी घोषणाएं या फिर प्रचार प्रसार के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाना, इसकी बहुत सारी चीजें होती है जो हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, है ना, वो चीजें उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो प्रतिबद्ध होती है, चाहे से वो रूलिंग पार्टी हो चाहे से वो ऑपोजिशन है, मतलब रूलिंग के अलावा जो बच गए वो सारे ऑपोजिशन ही तो है। तो उनको कुछ सर्टेन काम करने मना होते हैं, वो चीज कौन बताएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई, है ना, सरकार की नई योजनाएं नहीं आती है उस टाइम पीरियड में, क्योंकि अगर ऐसे टाइम पीरियड में सरकार योजनाएं दे रही है तो स्वाभाविक सी बात है, जो जनता वोट दे रही है उनको लुभाने के लिए तो कर रही है। फिर तो कोई भी कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कैसे भी करके यही चाहेगा कि भाई जनता जो है रीजनी चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए। तो चलिए, चौथी चीज आपको समझ में आई होगी, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। फिर हमने देखा कि इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्टोरल रोल को तो अपडेट करो। अच्छा डेट तो नहीं बताई, डेट तो बताओ। अच्छा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो, उसको तो एग्जीक्यूट करो। समझ में आ रहा है, सीक्वेंस में याद भी हो रही चीजें। फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से कार्य हैं, तीन होंगे एक नहीं होगा, या फिर सारे होंगे, कुछ भी हो सकता है किसी भी सीक्वेंस में, या कौन से कार्य नहीं है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। पांचवी चीज क्या है कि भाई वोटर्स का फैसिलिटेशन करा जाएगा। क्या होता है भाई वोटर्स फैसिलिटेशन, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, किसको, वोटर्स को। मान लेते हैं कोई दिव्यांग जन है भाई, चलने में असमर्थ है, उनके लिए व्हील चेयर होती है, लेकिन व्हील चेयर जो होती है, क्या वो उनको व्हील चेयर को सीढ़ियों में थोड़ी चढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए अलग से रैंप बना दो, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करवा दो, या फिर ये ब्रोशर जो होते हैं वो लगवा दो। ब्रोशर क्या होता है, उसके अंदर प्रॉपर दिया हुआ रहता है कि भाई आपको ये फलाना कमल का फूल दबाना है, या हाथ के निशान पे दबाना है, या हाथी पे दबाना है, एकदम प्रॉपर समझाया हुआ रहता है कि ईवीएम कैसे वर्क करती है। वो सारी फैसिलिटीज किस लिए है, वो एक प्रॉपर जो चार्ट बनाया गया है, या फिर गाइड करने के लिए कोई आदमी जो होता है, वो चीजें एक प्रकार से हमारे लिए मतदाताओं की एक फैसिलिटी है, जिसकी वजह से ये काम और अच्छे से हो जाए। किस चीज का काम, मतदान का। किस चीज का मतदान, पीआरआई का और यूएलबी का। क्या एसईसी एमएलए एमपी का इलेक्शन करवाती है, नहीं करवाती। तो वो कौन करवाता है, वो राजस्थान के अंदर कौन करवाएगा, सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि कौन नहीं है, ये वाला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं है जो हमने कल पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये जो सीईओ है उसकी दो टोटल पोस्ट होती है इंडिया राजस्थान के अंदर। एक तो ये है एसईसी के कंपोजिशन में आता है, संरचना में आता है, ये अलग है, इसको कोई मतलब नहीं है एमपी और एमएलए के इलेक्शन से। ये सुनता है आयुक्त की, निर्वाचन आयुक्त की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की। जबकि राजस्थान के अंदर अगर एमएलए एमपी इनके या फिर राज्यसभा के इनके इलेक्शंस करवाने हैं, है ना, या राष्ट्रपति के चुनाव भी करवाने हैं, तो वो कौन करवाता है, सीईओ करवाता है। नाम इसका भी सीईओ है, नाम उसका भी सीईओ है, फुल फॉर्म इसकी भी वही है, फुल फॉर्म उसकी भी वही है, लेकिन वो काम करता है सेंटर के लिए, यानी कि केंद्र सरकार के लिए, और ये काम किसके लिए करता है, एसईसी के लिए। कंफ्यूज नहीं होना भाई। हम क्या पढ़ रहे थे, वोटर्स का फैसिलिटेशन है, इसके अंदर मान लो क्या क्या है भाई, ड्रिंकिंग वाटर आ गया, पीने के लिए पानी रख दो, पेयजल जिसको कहते हैं, है ना, वोटर्स ब्रोशर लग दो। ब्रोशर होता है ना भाई जिसके अंदर पूरी वो, जैसे आप किसी कोचिंग के अंदर इनरोल होने के लिए जाते हो ना, आप मान लो टीएलपी के अंदर आ गए, बोले कि भाई क्या क्या है समझाओ, तो मैंने आपको पूरा एक वो चिट्ठा ही पकड़ा दिया कि लो इसमें देख लो हमारे कौन से कोर्सेज है, हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़वाते हैं, है ना, और टाइमिंग्स क्या है, या फिर हमारे रिजल्ट्स कौन से निकले हैं, देखो ये फलाने की फर्स्ट रैंक आई, फलाने की 1 करोड़ भी रैंक आई हमारी बदौलत, है ना। तो वो सारी बातें जो होती हैं वो इसके अंदर लिखी हुई रहती है, ब्रोशर जो होते हैं ना अलग अलग। तो ऐसे वोटर्स ब्रोशर के अंदर क्या लिखा हुआ रहेगा, मतदान से संबंधित जानकारियां,
कि आपके मतदान का ये अधिकार है। अगर आपसे कोई अधिकार छीनता है तो इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए। अगर कोई बोलता है बस आप तो अपना मतदाता सूची वो दे दो, वोटर आईडी कार्ड, वोट कोई और डाल के आ जाएगा, तो ऐसी बातें बताने के लिए इन नंबर पे फ़ोन करो, है ना। कई सी बातें होती है। अगर आपको कोई 5,000 रुपये दे रहा है या फिर कोई ड्रिंकिंग के लिए आपको कुछ असामाजिक चीज़ें दे रहा है, तो उनके लिए भी आप बता सकते हो कि भाई आपको लुभाया जा रहा है। ऐसी सारी बातें जो होती है वो किस चीज़ के लिए ब्रोशर के अंदर मेंशन करी रहती, ताकि मतदान जो करने वाला आदमी है वो फैसिलिटी ऑफ रैम्प। तो आप चौथा जो है वो पांचवा पॉइंट एज इट इज उतार लीजिए इंग्लिश वाले, मैं हिंदी वालों को बताता हूँ। मतदाताओं की सुविधाएं, मतदाताओं की सुविधाएं, फिर सुविधाओं के आगे लिखना पेयजल, है ना, पेयजल, मतदाता विवरणिका, मतदाता विवरणिका, रैंप की सुविधा। ये होगी अपने पास में पांचवा पॉइंट। ये भी इसका काम भाई, फैसिलिटी ऑफ रैंप फॉर डिसेबल्ड, ऐसे लिख लो ताकि आपको भी ध्यान रहे। दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा, दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा। अब मान लो सरपंच साहब का चुनाव है, 4-5 कैंडिडेट है, उनमें से एक कैंडिडेट की हो गई डेथ, है ना। तो अब भाई डेथ हो गई, या फिर मान लेते दो ही थे, उनमें से किसी एक की डेथ होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अब वो तो मर गया तो मर गया, लेकिन तुझे बनाना पड़ेगा। कई बार हो सकता है, या फिर कोई धांधली हो जाए ना, कोई चुनाव के अंदर कोई बेईमानी हो जाए, दोबारा से चुनाव करवाना पड़ जाएगा भैया। तो ऐसी बेईमानी हुई है कि इसको मतलब सुधार नहीं किया जा सकता, त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकता, तो फिर से इलेक्शन करवाओ, फिर से इलेक्शन करवाओ। तो क्या ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर मिली हुई है SEC? हाँ, SEC चाहे तो आज जैसे मान लो 1 जनवरी है मान लेता है ना, 1 जनवरी को इलेक्शन होने थे, लेकिन गलती से क्या हो गया, कोई रीजन की वजह से इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की बात आ गई। 1 जनवरी से लेके वो कितना भी बढ़ा सकता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, है ना, उसके पास में ये शक्ति है। या फिर कोई चुनाव हुए जिनको रद्द करने की नौबत आ गई, तो वो रद्द भी कर सकता है। तो ये सीक्वेंस भी चल रहा है एक प्रकार से, ऐसे याद रखो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, फिर इलेक्टोरल रोल को अपडेट करवाना है, फिर बाद में हमें क्या कराना है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह ये लगाने हैं, डेट्स अनाउंस करनी है ना, ये फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करे। लेकिन क्या हुआ, चुनाव करवाए लेकिन उसके अंदर तो बेईमानी हो गई, उसको पोस्टपोन करने की भी बात आ सकती है, या फिर उसको कैंसिल करने की भी बात आ सकती है। तो लिखना टू कैंसल और पोस्टपोन द इलेक्शंस, चुनाव को रद्द करने व स्थगित करने की, स्थगित करने की शक्ति, है ना। ये कार्य भी होता है इसका, ये भी कर सकता है। फिर और क्या क्या कर सकता है ना, ये मतदाता के जो और फैसिलिटीज है भाई। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे चुनाव होते थे सरपंचों के, उसके अंदर पर्चे भरवाए जाते थे कि भाई जैसे मान लो मेरे को फलाने तुलसाराम को वोट देना है, किसी को कोई और मेघराम को वोट देना है, तो भाई उनके अलग अलग है ना फॉर्म, मतलब वो होते थे प्रॉपर, वो पूरे भरो। फिर बाद में धीरे धीरे ना वो उनके अंदर वो अंगूठे लगाने वाली चीज है कि भाई अगर आप मतदाता सूची के अंदर ये जो रूगाराम है इसको वोट देना चाहते हो, तो इसके वाले में टिक कर दो, किसी में इसके कोई कोई डेढ़ छाड़ दो, 2 में टिक कर देते थे, है ना। तो वो कई सारी चीजें धीरे 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 सुधार तो आता है। देखो भाई हर चीज के अंदर सुधार आता है। आजकल पढ़ाई जो होती है टैबलेट्स पे ज्यादा करने लग गए बच्चे, पहले के जमाने पे रफ कॉपी रगड़ते थे ऐसे, है ना, एकदम से नीली कर देते थे। तो धीरे 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 जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस क्या वो ला सकता है बिना सरकार की परमिशन के? हाँ, इतनी शक्ति उसको दी गई है कि अगर ईवीएम का यूज करना है तो करो भाई, है ना। और भी जैसे मान लो आइकन्स प्रोवाइड करवाने हो कि भाई मान लो मैं सरपंच जी का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और मेरे चुनाव का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो मान लो मेरे को गेंडा चाहिए, तो वो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और अगर अवेलेबल होगा तो मुझे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। किसी को बंदर चाहिए तो वो भी ले सकता है ना, किसी को पेन चाहिए तो वो ले सकता है। ऐसी काफ़ी सारी फैसिलिटीज जो होती है वो कौन प्रोवाइड करा सकता है? ये आपका SEC। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखना, वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन से हो सकते हैं? यूज ऑफ EVM, हिंदी में लिखना विभिन्न, विभिन्न मतदान, मतदान सुधार, सुधार सॉरी, विभिन्न मतदान सुधार, इलेक्टोरल रोल विद फोटो। आप जब चुनाव देने वोट देने जाते हो तब वो एक होता है ना, इलेक्टोरल रोल निकालते हो, कच्ची रहती है उनके पास में, उसके अंदर आपकी फोटो भी लगी रहती है बकायदा कि ये लो पर्ची जो फलाने जी आप वोट दे के आओ। उसके ऊपर आपसे उसे क्या पता चलता है कि भाई मान लो वहाँ पे मैं इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ हूँ,
मेरे को नाम तो पता नहीं है इस आदमी का, जैसे मान लो किसी फलाने आदमी का नाम महेश है, ठीक है, उस कच्ची जो पर्ची होती है जो वहां पे दी जाती है, उसके ऊपर महेश की अगर फोटो लगी हुई रहेगी तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ यही महेश है। लेकिन अगर उसकी फोटो नहीं है तो मुझे क्या पता ये महेश है, राकेश है, कौन है ना, तो वो गलत चुनाव दे सकता है। और ये फोटो उसी की है, मैं मैच किससे करूँ, उसके आधार कार्ड से भी मैच कर सकता हूँ, है ना। लेकिन ये इलेक्टोरल रोल है, इसके अंदर फैसिलिटी दे दी तो और काम आसान हो गया, है ना, ये चीज भी करी जा सकती है। लिखना ईवीएम का इस्तेमाल, हिंदी वाले लिखना ईवीएम का इस्तेमाल, कोमा लगा के लिखना, कोमा लगा के लिखना। फोटो युक्त निर्वाचन नामावली, फोटो युक्त निर्वाचन नामावली, ऐसी ऐसी बातें रहेंगी आज की क्लास में ज्यादातर। आपसे पूछेगा कौन सा काम नहीं है तो आपको बता देना है कौन सा नहीं है। अब भाई जैसे मान लो पूरे साल भर क्या काम किया, ये तो हो गया, एक एक सीक्वेंस में याद आ जाएगी आपको, 8 चीजें हैं, है ना, 7 चीजें सॉरी, सीक्वेंस में याद रख लो भाई। एक चुनाव की प्रोसेस के थ्रू समझा दिया, है ना, जैसे एक रसोईया काम करता है, रसोई में उसकी क्या प्रोसेस रहती है वो समझाई, वैसे ही एक सीक्वेंस में ये समझा दिया। फिर मान लो एक साल पूरा हुआ, तो भाई काम क्या कर रहे हो आप, एस इसी कोई ऐसी कहेगी उसकी कोई जवाब देखता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताएगा, वो ऑटोनोमस है। लेकिन वो क्या कर चुका है, उसने क्या क्या किए हैं इस साल के अंदर, कितने लोगों को जोड़ा है या कौन से चुनाव करवाए, वो जो भी काम करता है उसकी रिपोर्ट को वर्ष दर वर्ष, सॉरी वर्ष दर वर्ष प्रोवाइड किसको करवाए, राज्यपाल को। तो ये राज्यपाल को क्या करवाता है, अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है, वार्षिक प्रतिवेदन जो है, किसको देता है, राज्यपाल को, कि लो राज्यपाल साहब जी ये देखो हमने ये फलाने काम किए हैं, तो ये आपकी अंतर्दृष्टि में आपकी देख रेख में हो रहे हैं, हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ आया, तो नेक्स्ट लिखना, टू प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, ये इसका एक काम है। अब देखो एक होता है, समझना पहले, डिलिमिटेशन प्रोसेस। मेरा एक दोस्त है, उसके गांव के अंदर, मतलब उसकी जो पंचायत है उसके अंदर पहले 5 गांव आते थे टोटल, 5। अब उसके पंचायत के अंदर सिर्फ 3 ही गांव आते हैं, ये कैसे हुआ, मतलब ऐसा क्या हो गया कि पहले 5 आते थे अब 3 आ गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिलिमिटेशन प्रोसेस, जिसके अंदर ये निर्धारण होता है, इसका हिंदी में अगर नाम देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी, परिसीमन प्रक्रिया, है ना। परिसीमन यानी कि सीमा निर्धारण करना एक प्रकार से। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, होता यह है कि भाई पंचायत जो होती है कितने की गेल दी जाती है, कितने के पीछे दी जाती है, वो हम आगे देखेंगे। उसके अंदर जैसे मान लेते हैं कि एरिया के अंदर 1000 लोगों के ऊपर, मतलब कितने गांव आ सकते हैं, 10 गांव मान लेते हैं, 10 गांव के अंदर 1000 लोग रह रहे हैं टोटल, उन लोगों की एक पंचायत बना दी एक बार के लिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी, तो उस 10 गांवों के अंदर टोटल मिला के 10,000 लोग हो गए। अब क्या हुआ कि यार उन पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, एक ही पंचायत से उनके सारे मामले नहीं देखे जा पा रहे, तो ये चीज कौन निर्धारित करेगा कि यार ये पंचायत जो है इसकी एक और इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, यार एक फलाने यहाँ लगा देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है, कि इतना हो कि काम सारे रुके ना, मतलब आराम से सारे काम चले। उस चीज के लिए एक प्रोसेस फॉलो की जाती है, उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। ये हर चुनाव के लिए किया जाता है, कि जैसे मान लो जैसे इंडिया का चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, उसके अंदर राज्यसभा में कितनी सीटें रहेगी, लोकसभा में कितनी रहेगी, विधानसभा में कितनी सीटें रहेगी, उन सब चीजों का निर्धारण होता है इस प्रोसेस के थ्रू। इंडिया पॉलिटी के अंदर हम इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया कि ये कहना क्या चाह रहा है जो हमें पॉलिटी पढ़ाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होती है वो भी कर सकता है, किसके संदर्भ में, पीआरआईज और यूएलबीज के संदर्भ में, इसके अलावा नहीं करेगा। तो एक लाइन लिखना, टू एडवाइज स्टेट, टू एडवाइज स्टेट फॉर डिलिमिटेशन प्रोसेस, या फिर इन डिलिमिटेशन प्रोसेस, सरकार को या राज्य को परिसीमन प्रक्रिया में सलाह देना, सलाह दे सकता है, भाई वो माने नहीं माने उनकी सरकार की बात है। फिर अब मान लेते हैं कि गांव के अंदर लोग रहते हैं लेकिन उनको सरपंच के चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वैसे तो ऐसा गांव में तो नहीं होता भाई साहब, गांव में पंचायत सबको चाहिए, वो सरपंच के चुनाव में मेरे कई कई ऐसे दोस्त हैं उनको एक दूसरे की पंचायतों की भी पंचायत है एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, तो वो इंटरेस्ट तो रहता है वैसे। लेकिन कहने को ये कह सकते हैं कि भाई ये जागरूकता से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। एसईसी जो होता है ना आयोग, वो क्या करता है
कि भाई गांव गांव जाकर या फिर ये नगरों के अंदर जाकर लोगों को ये मोटिवेट करता है कि भाई वार्ड पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर आपको भागीदारी निभानी है। आपका अगला जो पार्षद है वो आपकी गली मोहल्ले का, आपकी गलियों का ध्यान रखे, आपका ध्यान रखे, आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे, ऐसा चुनो। बेलखने को नहीं चुनो, बेकाम के इंसान को नहीं चुनो। तो क्या करते हैं, जागरूकता प्रोग्राम्स। मेरी इंग्लिश खतरनाक ही है ना। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जागरूकता प्रोग्राम से का क्रियान्वयन। एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्शन रिलेटेड, एग्जीक्यूशन सॉरी एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्शन रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। एग्जीक्यूशन ऑफ इलेक्शन रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। बात समझ में आई? ये कार्य किसके हैं? SEC के। अब ये कार्य तो हो गए, अब आयोग की कुछ एक कमियां भी है। ज्यादातर ऐसी चीजें मेंस की एग्जाम में या रिटर्न एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, लेकिन मेरा काम है आपके नोट संपूर्ण हो वो चीज कर देना, तो वो करवा देते हैं। छोटी छोटी चीजें लिख लो और क्या पता भूल चूक माफ हो जाए एग्जामिनर की और आपके एग्जाम के अंदर पूछ ली जाए। आयोग की कमियां, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द कमीशन या फिर शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द कमीशन या फिर आयोग की कमियां, लूप होल्स कह दो, कुछ भी कह दो। देखो एक चीज समझो, वैसे तो देखो SEC जो होता है उसके अंदर काफी सारे लोग दिखाए मैंने आपको पूरी संरचना के अंदर, लेकिन जवाबदेहिता किसकी है? एक अकेले आयोग के आयुक्त की। राज्य निर्वाचन आयुक्त बेचारा एक सदस्यीय आयोग के अंदर बैठा है, अगर किसी को गला पकड़ना है तो उसी का पकड़ेगा, किसी को परेशान करना है तो उसी को परेशान किया जाएगा। जवाबदेहिता अगर किसी पे आएगी तो सिर्फ और सिर्फ लोक सूचना सॉरी राज्य निर्वाचन आयोग पर ही आएगी, आयुक्त पर ही आएगी। तो ये एक प्रकार की बर्डन नहीं क्रिएट कर रहा क्या? एक ही आदमी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां। चुनाव है, चुनाव से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे चुनाव करवाना हो, जागरूकता प्रोग्राम करवाने हो, या जो इतने सारे कार्य लिखे हैं, वो अगर एक इंसान के ऊपर जवाबदेहिता हो जाए, देखो काम तो बांटते ही हैं, लेकिन जवाबदेहिता जब हो जाए तो उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगी क्या? आएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो लिखना, पहली चीज लिखना, एक्सेसिव वर्क बर्डन ऑन एक्सेसिव वर्क बर्डन इन द कमीशन। कितने सारे काम है देखो, एक्सेसिव वर्क बर्डन इन द कमीशन, बट या फिर while it is a one member commission आयोग पर अत्यधिक कार्यभार होना, जबकि यह केवल एक सदस्यीय आयोग ही है, जबकि यह केवल एक सदस्यीय आयोग ही है। एक सदस्यीय आयोग, ऐसा आयोग है भाई बेचारा, क्या करे कोई। देखो दूसरी बात देखो कि अगर मैं देखूं आयुक्त को लगाना है, उसको अपॉइंट करना है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है या मेरी है? आपकी और मेरी तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या सरपंचों की है? सरपंचों की भी पंचायती नहीं चलेगी इसमें। चल किसकी रही है? मात्र काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और CM की। राज्यपाल तो उनके कहने पे कर रहा है ना। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं ऑन एंड ऑल कि SEC को यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को चुनने में मात्र और मात्र सरकार की एकाधिकार है, सरकार की मोनोपोली है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है अक्सर क्या कर सकती है, अपने ही हित के व्यक्ति को किसमें चुनेगी? SEC चुनेगी। फिर वो SEC जो होगा
वो लफड़ेबाजी करेगा, आगे जो सरपंच होंगे उनके चुनाव के अंदर भी किसको सपोर्ट करेगा, उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो रूलिंग पार्टी है स्टेट के अंदर। सही बात है। तो ये चीजों से क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार फैल सकता है, गलत चीजें फैल सकती है। क्या इंडिया के अंदर ऐसी चीजें होती है? नहीं, इंडिया तो अमेरिका है। मोनोपोली ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एकाधिकार भाई, हिंदी में लिखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त के चुनाव में, राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति में राज्य सरकार का एकाधिकार, राज्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति में राज्य सरकार का एकाधिकार, द मोनोपोली ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द इलेक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। कितनी सिंपल बातें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है। फिर आप कहते हो कि स्टेट पॉलिटी बहुत हार्ड सब्जेक्ट होती है। अब अगर मान लो ये आयोग में सेक्रेटरी की जरूरत पड़ जाए या डिप्यूटी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ जाए या फिर फलानी जगह वो जो संरचना देखी थी ना उसमें किसी की भी जरूरत पड़ जाए, तो उनको कौन नियुक्त करेगा? उनको भी सरकार नियुक्त करेगी। क्या वो अपने आप से, जैसे मान लो आरपीएससी के अंदर आज की तारीख में कितने टोटल 10 मेंबर होते हैं क्या? मुझे नहीं आता यार, है ना। एक तो उसके अंदर जो होता है चेयरमैन होता है और मान लेते हैं उसके अंदर 10 मेंबर होता है ना। तो 10 मेंबर्स में से मान लो 2-4 एक अब्सेंट हो, तो उनकी नियुक्ति करने के लिए किसको, मतलब कह सकते हैं कि भाई ठीक है आरपीएससी अपने स्तर के ऊपर वो उसकी चुनाव करवा सकती है। खैर उनको अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल वगैरह ये सब करेंगे। लेकिन अगर इम्प्लॉय चाहिए, है ना, इम्प्लॉइज के लिए भी इनको डिपेंड किससे होना पड़ रहा है? ये इम्प्लॉय तो है नीचे वाले जो भी है, ये सचिव वगैरह हो गए, ये सारे लोग हो गए। ऐसे लोगों के लिए भी इस आयोग को किस पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? सरकार पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। वरना भाई किसको सेक्रेटरी बनाना है बना लो भाई, नीचे के लोग हैं इनको किसी को भी बना सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन ना भाई, इनके अधिकार में ही नहीं। एक बेचारे का आयोग है, ये तो ये भी नहीं बता सकते सेक्रेटरी कौन बनेगा और ये आपका ये डिप्यूटी सेक्रेटरी है वो कौन बनेगा। तो एक चीज और लिख सकते हो आप, थर्ड, डिपेंडेंसी ऑन स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंडेंसी ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉइज, लिख लो डायरेक्ट यार, फॉर एम्प्लॉइज, क्रमिकों के लिए सरकार पर, क्रमिकों के लिए सरकार पर निर्भरता या राज्य सरकार पर निर्भरता, या कर्मचारी लिख लो भाई, क्रमिकों नहीं लिखो तो, कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार पर निर्भरता। देखो एक चीज और है इनके साथ में, एक दिक्कत ये भी है कि ये क्या करते हैं बेचारे, अपनी एनुअल रिपोर्ट तो देते हैं, एसईसी वाले देते हैं राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल कभी भी डिस्कस ही नहीं करता। इतना टाइम नहीं मिल पाता है विधानसभा में कि इन चीज़ों पर भी डिस्कस होए। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है वो पूरे स्टेट के जितने भी पीआरआईज है, यूएलबीज है, उनकी सारी रिपोर्ट तैयार कराता है अलग अलग चीज़ों पे, कि भाई इन पे भी वो रिपोर्ट किस लिए तैयार करी है? खाने खाने के लिए, उसके ऊपर रख के समोसे खाने के लिए नहीं ना। वो रिपोर्ट तैयार की गई है ताकि उन पे सरकार क्या दे, अपना ध्यान दे, बातें करे, चीतें करे और सजेशंस दे, और उनके ऊपर भी एक प्रॉपर डिस्कशन हो। फिर उसके बाद में डिसाइड किया जाए कि भाई इसमें कोई और रिफॉर्म लाने की जरूरत है, सुधार लाने की जरूरत है या नहीं है, या बेस्ट चल रहा है या उनको फंड देने की जरूरत है या क्या जरूरत है। इन चीज़ों पे डिस्कशन होगा जभी तो रिफॉर्म्स आएंगे, जभी तो ये चीज़ें और बेटर होंगी। लेकिन डिस्कशन ही नहीं होता है। तो एक चीज़ और लिख सकते हैं हम कि नो डिस्कशन ऑन no discussion and debate on annual report of कमीशन, आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन पर कोई चर्चा नहीं की जाती है, कोई चर्चा नहीं की जाती है। ये कुछ एक कमियां हैं, एक सेकंड रुकेंगे आप बस। हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। उनके बारे में भी ये आरपीएससी जो है या आरएसएस भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछती है
और आपको मजबूरन ऐसी चीजें भी याद रखनी पड़ती है। ये चीजें और ज्यादा पेचीदा तब हो जाती है जब क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी से रिलेटेड। आरपीएससी इतने भर भर के क्वेश्चन पूछती है, मेंबर्स तक के क्वेश्चन पूछ लेती कि, और मेंबर्स के क्वेश्चन छोड़ो, मेंबर्स पहले कहाँ क्या काम करते थे वो भी पूछ लेती। एक मेंबर थोड़ी है, कितने रह चुके अब तक आते आते, है ना। 1949 के अंदर बन गई थी आरपीएससी लगभग, उस टाइम से लेके पता नहीं कितने मेंबर्स रहे होंगे, आप ही सोच लीजिए अब, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछती है। तो कुछ एक दो पेचीदे क्वेश्चन होते हैं जो मैं खुद भी बता दूंगा आपको कि छोड़ देना, टेंशन नहीं लेना है आपको, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आप कर लो, ऐसी हम तैयारी करेंगे। तो आप लिखना, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व निर्वाचन आयुक्त, कौन कौन है उनके नाम लिखेंगे बस, और एक दो उनकी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले कौन रहे थे, मैंने आपको बताया भी था 1994 में जब ये आयोग बना था, तो सबसे पहले अमर सिंह राठौड़ को क्या बनाया गया था, SEC बनाया गया था, जिन्होंने 2002 तक क्या किया था, SEC के अध्यक्ष का, या फिर SEC के अंदर तो एक ही मतलब सदस्य होता है, उसके चेयरमैन का रोल प्ले किया था। नाम क्या लिखेंगे, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, ठीक है। इनके लिए एक ब्रैकेट में एक लाइन लिख सकते हैं, मैक्सिमम टीनियर, सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल कितने साल तक रहता है, 6 साल। क्या पता किसी एग्जामिनर की बुद्धि इस डायरेक्शन में भी जाए कि वो आपसे ये जानना चाहे, स्टेटमेंट दे दे कि भाई, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ है, जिनके कार्यकाल में मतलब जिनका कार्यकाल सर्वाधिक 5 साल था। अब ये स्टेटमेंट देखने में तो हर जगह सही लगता है, लेकिन अगर 6 का 5 कर दिया तो स्टेटमेंट पूरा ही गलत हो गया। नई बात आपको, सेकंड व्यक्ति का आप नाम लिखेंगे जिनका नाम है नेकराम भसीन। अब इनको कैसे रटेंगे, भसीन है ना, BH, ये नेक राम है भाई, एकदम नेक आदमी है। इन्होंने क्या बोला कि भाई 6 साल नहीं रखो, 5 ही साल रख लो, इस प्रकार से याद रख लो। अब नेक लोगों के साथ में गलत भी होता है, आपको पता ही है। इनके बारे में एक लाइन लिखेंगे, इनका सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा था मात्र 2 साल। एक चीज लिख सकते हो, न्यूनतम कार्यकाल, लीस्ट टीन्योर, सही बात है, ये भी लिख लो आप, 2 साल। कैसे रटोगे, ये कितने नेक आदमी है, इन्होंने बताया कि 6 साल नहीं यार, 5 साल ही बहुत होते हैं ना, 5 साल ही कमा लेंगे बहुत है। लेकिन एक नेक इंसान के साथ गलत हो गया, इनको कार्यकाल ही न्यूनतम मिला, और ही न्यूनतम मिल गया, 2 साल ही लो आप तो, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से जाने के बाद में ये भारतीय डेयरी फेडरेशन के अंदर भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसे निर्वाचन आयुक्त जो भारतीय डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेकराम भसीन। देखो जो राम के निकट है वो दूध, गाय, इन सब से रिलेटेड तो होगा ही। तो राज्य राज्य छोड़ो आप, तो इनको सेंटर का दिया जाता है, तो सेंटर का क्या बना दिया जाता, इंडियन डेयरी फेडरेशन चेयरमैन, लिखना ये भारतीय भारतीय डेयरी फेडरेशन के भी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। he has also been चेयरमैन ऑफ इंडियन डेयरी फेडरेशन, इनके बाद में इसी कड़ी में तीसरे एक व्यक्ति और आते हैं, इनका नाम क्या है, मात्र नाम याद रखना आपको, इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत कौन है पता है क्या आपको, जिन्होंने इंद्रजीत को भी मतलब इंद्र को भी जीत लिया था। ये राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। अभी जो मैंने बताया था कि राजस्थान का जो सचिवालय है उसके अंदर जो CS होता है, चीफ सेक्रेटरी, ये रह चुके हैं भाई मुख्य सचिव। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त, एकमात्र ऐसे आयुक्त जो राज्य सचिव भी रह चुके हैं, राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, तो उनका नाम क्या है, इंद्रजीत खन्ना। तो जो इंद्र को जीत सकता है वह व्यक्ति सचिव नहीं बन सकता क्या, मुख्य सचिव, इस प्रकार से रट सकते हो आप। चौथे व्यक्ति का नाम है अशोक कुमार पांडे। देखो बहुत कम चांस है आपसे ऐसे सीक्वेंस पूछे कि अशोक कुमार पांडे कौन से
वो अध्यक्ष रहे हैं, या फिर है ना कौन से निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, चौथे नंबर के, पांचवें नंबर के। लेकिन फिर भी रटने के लिए मैं अगर आपको बताऊं, अशोक कुमार के आगे जो पांडे वर्ड है, उस पांडे के अंदर चार बन रहा है। पै को हम चार भी तो पढ़ सकते हैं भाई। अभी किसको पता, जब तक मैं नहीं बोलूं कि ये चार है या पै है। हाँ, ऐसे जरूर है, हिंदी ने एक ऐसी फैसिलिटी दी है, लेकिन अगर गुजराती लैंग्वेज हो तो, है ना, तो आप नहीं बता सकते ना कि ये चार है या पै है, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक। तो एक तरीके से आप रट सकते हो, और आगे जितने भी नाम आएंगे उनके अंदर पांडे या चार कहीं नहीं आएगा, ये पी वर्ड नहीं आएगा। तो आप याद रख सकते हो कि चौथे नंबर पे कौन है, अशोक कुमार पांडे। तो ये मेरी तरफ से कोशिश है आपको याद रखवाने की, है ना। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, अशोक डिंडा ने चौका खाया। अशोक डिंडा बॉलर ना इंडिया का, फॉर्मर बॉलर भी, आज की तारीख में इनको कोई नहीं पूछता है। फिर पांचवें नंबर पे है राम लुभाया। ये राम लुभाया वे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर, ये चौथे नंबर पे वाले की ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी। पांचवें नंबर पे जो व्यक्ति है राम लुबाया, ये वे रह चुके हैं जिन्होंने ये जो अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, जिसके अंदर अलग अलग जिले और बनाए, पहले 50 बनाए थे, फिर लास्ट में 41 ही छोड़ दिए। कई सारे हैं जो कैंसिल करे थे ना, जैसे कि सांचौर वाला, नीम का थाना हो गया, है ना। कई सारे जो है वो कैंसिल हुए, उसके चलते फिर 41 ही रह गए। दूदू, दूदू को भी कैंसिल कर दिया, बताओ, और नहीं तो राम लुबाया क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। तो एक लाइन लिखना है इनके बारे में, राम लुबाया के बारे में। जिले बनाने हेतु बनाई गई, जिले बनाने हेतु बनाई गई समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन ऑफ द कमिटी, चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु हु रीऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, या फिर हु फॉर्म्ड न्यू स्टेट्स, सॉरी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, हु फॉर्म्ड न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान भाई। फिर छठे व्यक्ति का नाम लिखेंगे प्रेम सिंह मेहरा। सातवें व्यक्ति का नाम लिखेंगे आप मधुकर गुप्ता। और अभी जो एट प्रेजेंट नए व्यक्ति हैं जो अभी बने भाई, सितंबर के अंदर, 17 सितंबर को बने, और ये एग्जाम आपका, ये क्वेश्चन जो है आपके करंट में भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नए निर्वाचित राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम बताइए। तो उनका नाम क्या है, वो है डॉक्टर राजेश्वर सिंह। अगर मैंने आठों लोगों के बारे में एक बात बोलूं कि ये रिटायर्ड आईएएस है, तो ये गलत बोल रहा हूँ क्या? होना ही पड़ेगा इनको आईएएस तो, कम से कम। ये छोटे मोटे लोग नहीं है भाई, बड़े लोग हैं। तो डॉक्टर राजेश्वर सिंह जो है 17 सितंबर 2025 से ही है भाई, अभी जस्ट लेटेस्ट बने हैं, से लेके वर्तमान तक। तो ये करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है, और आपके वैसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है भाई। तो ये सारी बातें हैं हमारे किसके बारे में, SEC के बारे में। अभी एक चीज और रह गई है, वो CEO वाली बात जो मैंने आपको बताया था ना, CEO, ये किसके इलेक्शंस करवाता है, इसके बारे में आप लिखेंगे भाई। अपने ना कहीं भी कॉपी में लिख लेना, SEC की संरचना वाला नहीं है। दूसरा CEO है जो कि क्या करवाता है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है, मतलब सेंटर को रिप्रेजेंट करता है राजस्थान में। MLA, MP, राष्ट्रपति, ये सब के चुनाव करवाता है। तो मैं एक लाइन में लिख देता हूँ आपको, और आप उसको बॉक्स में पैक करके बैठ जाएंगे और पढ़ेंगे भी भाई। ऐसे नहीं है भाई मैंने बोल दिया तो बस ऐसे ही। किस किस के इलेक्शंस करवाता, देखता है चलो। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है। फिर उसके बाद में MLA के इलेक्शंस। अब इनमें जितने भी काम होते हैं ना, जैसे इलेक्टोरल रोल का अपडेशन हो, आचार संहिता लगाना हो, ये करेगा। इससे SEC को कोई लेना देना नहीं है, और SEC में जो CEO आता है उसको भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति, या फिर, हाँ भाई, ये सारी चीजें बहुत है, राज्यसभा के चुनाव, और ये इतने डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है ना। MP हो गया ना बस, ठीक है। इन सब के चुनाव कौन करवाएगा, राजस्थान के सापेक्ष में CEO करवाएगा। समझ में है आपको? अब
आज की तारीख में कौन है अपने राजस्थान के अंदर सीईओ, है ना, उनका नाम है नवीन महाजन। ये भी वैसे करंट का सही क्वेश्चन है। कौन से पेन से लिखूं मैं से सोच रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान में कौन है, नवीन महाजन। हट जाऊंगा, डोंट वरी। ये हमारे राजस्थान के क्या है, देखो नवीन महाजन का क्या काम है, इनको एसई से कोई मतलब नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से इनको कोई मतलब नहीं है। ये क्या करते हैं, ये राजस्थान के अंदर बैठे रहते हैं और एमपी एमएलए और राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी चुनाव होते हैं उनके अंदर ये सारे काम करवाते हैं, चाहे से वो मतदाता सूची का नवीनीकरण हो, चाहे से वो आचार संहिता लगवानी हो। राजस्थान के अंदर, स्टेट के अंदर सेंटर को रिप्रेजेंट करने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं चुनाव से रिलेटेड, वो नवीन महाजन है। क्या इनको पंचायती राज के चुनाव से कोई मतलब है ना, क्या इनको कोई यूएलबीज के चुनाव से कोई मतलब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें यहाँ पे संपूर्ण होती है आपकी एसईसी से रिलेटेड, स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड। ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट क्लास से अब हम पढ़ेंगे आरपीएससी पढ़ेंगे नेक्स्ट आयोग। तो अभी थोड़े से हल्का सा इसके अंदर जम जाइए, फिर थोड़ी थोड़ी और बड़ी क्लास लेके स्टेट पॉलिटी जो है वो आपकी टाइमली कंप्लीट करवा दी जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।